हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है आप लोगों के। तो उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे और मज़े कर रहे होंगे। तो भाई आज हम लोग बात करने वाले हैं बहुत ही प्यारे से चैप्टर पे, दैट इज़ चैप्टर नंबर 7, इंटीग्रल्स ऑफ क्लास 12th मैथ्स NCERT। सो दिस इज एक्सरसाइज 7.1 इंट्रोडक्शन ऑफ चैप्टर 7 इंटीग्रल्स ऑफ चैप्टर 7 इंटीग्रल्स। ठीक है, ओके। सो यहां से शुरू हो जाता है हमारा इंटीग्रल कैलकुलस। ठीक है, लिखा भी है इंटीग्रल कैलकुलस। तो कैलकुलस में बेसिकली हम लोग दो पार्ट पढ़ते हैं, एक डिफरेंशियल कैलकुलस और एक इंटीग्रल कैलकुलस। तो मैं आपको बता देता हूं कि डिफरेंशियल कैलकुलस की अगर मैं बात करूं तो हम लोग क्लास 11 से पढ़ना शुरू कर देते हैं। अगर आप बहुत ध्यान से देखो तो लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स है ना, ये बिल्कुल शुरुआत है, शुरुआत। उसके बाद इसका कंटिन्यूएशन में हमने कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी पढ़ी है ना, एंड देन डिफरेंशिएशन पूरा पढ़ा। ठीक है ना, डिफरेंशिएबिलिटी पढ़ने के बाद तो डिफरेंशिएशन पूरा पढ़ा, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के डिफरेंशिएशन पढ़े हम लोगों ने। ठीक है, हट जा भाई, क्या हो गया ये अंदर क्यों नहीं जा रहा। हाँ चला गया। डिफरेंशिएशन पढ़ा, देन फिर हमने एओडी पढ़ा, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। ठीक है ना। सो ये जितना भी पढ़ा था हमने फाइनली उसका यूज़ भी कर लिया, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। ठीक है ना। तो आपने देखा एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में हमने रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज पढ़ा, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल पढ़ा, फंक्शन की इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन चेक किया, अप्रॉक्सीमेट वैल्यूज चेक करी, मैक्सिमम मिनिमा चेक करा, एंड एंटायर कॉन्सेप्ट वॉज रिवॉल्विंग अराउंड। अगर आप देखो तो एओडी में भी मतलब पूरा एंटायर डिफरेंशियल कैलकुलस का जो कॉन्सेप्ट है, इट वॉज रिवॉल्विंग अराउंड स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट अ पर्टिकुलर पॉइंट। आप चेक कर लो, आप कुछ भी कर रहे थे वहां पे स्लोप ऑफ द टेंजेंट का कहीं ना कहीं यूज कर रहे थे, स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट अ पर्टिकुलर पॉइंट। हालांकि कभी आपको ये फील हुआ, कभी नहीं भी हुआ, बट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली यू आर यूजिंग दैट। ठीक है ना। सो अब दूसरा पार्ट आता है कैलकुलस में, वो आता है इंटीग्रल कैलकुलस। इंटीग्रल कैलकुलस। सो इंटीग्रल कैलकुलस क्या है? इंटीग्रल कैलकुलस जैसे ये सभी कॉन्सेप्ट वाज रिवॉल्विंग अराउंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट अ पर्टिकुलर पॉइंट, dy by dx। ठीक है ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी है ना। सो वो हमने देखा तो था ही कि हाउ इट इज रिलेटेड टू स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट अ पर्टिकुलर पॉइंट। सो यहां पे इंटीग्रल कैलकुलस की अगर हम बात करें तो इंटीग्रल कैलकुलस अब जो नेक्स्ट 3 चैप्टर्स हैं वो इंटीग्रल कैलकुलस में, यानी कि चैप्टर नंबर 7 इंटीग्रल, फिर उसका यूज चैप्टर नंबर 8 एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स। ठीक है ना, एंड तीसरा चैप्टर नंबर 9 डिफरेंशियल इक्वेशंस भी इंटीग्रल कैलकुलस का ही पार्ट है। ये जो 3 चैप्टर हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट, ये पूरा का पूरा क्या है? इंटीग्रल कैलकुलस है। ठीक है, आप सोचेंगे कि डिफरेंशियल इक्वेशन है सर, वो तो उसका पार्ट होना चाहिए। तो डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं हम लोग यूजिंग इंटीग्रेशन। ठीक है ना, सो इसी का ही पार्ट है। अब तो पहला चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं इस इंटीग्रल कैलकुलस में, चैप्टर नंबर 7 दैट इज इंटीग्रल्स। ठीक है ना, तो मैं बोर्ड को रब कर रहा हूं और हम लोग फ्रेश स्टार्ट कर रहे हैं इंटीग्रल से। ठीक है ना, इंटीग्रल से मैं ये इसको नोट कर लो, चाहे आप पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। ठीक है, अब मैं इसको हटा रहा हूं, बात कर रहे हैं इंटीग्रल। सो इंटीग्रल जो है भैया, पहला टॉपिक है इंटीग्रल कैलकुलस का। इंटीग्रल 2 भागों में डिवाइड है, एक इंडेफिनिट इंटीग्रल और एक डेफिनिट इंटीग्रल। डेफिनिट इंटीग्रल बेसिकली गिव्स अस व्हाट? इट गिव्स अस द एरिया अंडर द कर्व। लेट्स से y इक्वल टू fx है, मोटे मोटे तौर की बात बता रहा हूं। तो इस पर्टिकुलर वैल्यू से इस पर्टिकुलर वैल्यू तक, इस पर्टिकुलर इंटरवल में जो भी फंक्शन के नीचे का एरिया, अंडर एरिया होगा, दैट इज बेसिकली ऑब्टेन्ड बाय द डेफिनिट इंटीग्रल। ये इसका काम है ना। और ऐसा क्यों कर रहे हैं हम लोग? क्योंकि एरिया बहुत सारी क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट कर सकता है। जैसे वेलोसिटी टाइम ग्राफ में अगर हम v इंटू टी कर दें तो हमें डिस्प्लेसमेंट मिल जाता है। सोचो 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 सोचो, बट वेलोसिटी इज व्हाट? इट इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। सो डिस्प्लेसमेंट इज व्हाट? इज वेलोसिटी इनटू टाइम। समझ रहे हो? सो ये हमारा फायदा है। ठीक है, अच्छा, इंडेफिनिट इंटीग्रल से हम लोग को क्या मिलता है? इंडेफिनिट इंटीग्रल से मिलता है हमें फैमिली ऑफ कर्व्स। फैमिली ऑफ कर्व्स
जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, तो ये एक कर्व है, ये एक कर्व है, एक फंक्शन है, एक कर्व मिलेगा। बट द मोमेंट मैं इसमें प्लस सी जोड़ दूं एंड दिस इज एन आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, मतलब सी को वैल्यू 0 दोगे, 1 दोगे, 2 दोगे, 3 दोगे, तो ये कर्व भी चेंज होता रहेगा, लेकिन ये है एक ही फैमिली के, सिर्फ सी को चेंज करने से डिफरेंट डिफरेंट कर्व ऑब्टेन हो रहे हैं। सो फैमिली ऑफ कर्व्स मिल जाते हैं हमें। ठीक है, चलो जी स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स ये चैप्टर। ठीक है, क्या है बेसिकली इंटीग्रल, ये है क्या, ये तो अभी तक है ना, अभी तक तो वो चल रहा था, क्या बोलते हैं, स्टार्टर है पार्टी में जाते हैं ना तो मंचूरियन मिलती है स्टार्टर, तो ये तो स्टार्टर था। ठीक है, आगे चलते हैं, बात करते हैं। चलो जी स्टूडेंट्स, तो देखते हैं इंटीग्रेशन है क्या एक्चुअली। ठीक है ना, सो सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बता दूं कि आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। इंटीग्रल, चलो जी स्टूडेंट्स, तो देखते हैं इंटीग्रेशन को। तो जैसे कि यहां लिखा है कि इंटीग्रेशन इज द इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। इंटीग्रेशन इज द इनवर्स प्रोसेस ऑफ द डिफरेंशिएशन, यानी कि डिफरेंशिएशन तो हमें आता है ना। देखो डिफरेंशिएशन क्या था, डेरिवेटिव को निकालने का तरीका, डेरिवेटिव को निकालने का प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते थे, डिफरेंशिएशन। एंड इसका उल्टा यानी कि इंटीग्रल, उसको निकालने का प्रोसेस क्या है, इंटीग्रेशन। और इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन एक दूसरे के इनवर्स प्रोसेस है। देखते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास एक फंक्शन है साइन एक्स, इसका डिफरेंशिएशन कितना होता है बेटा, कॉस एक्स होता है। डिफरेंशिएशन बोलूं, इसका डेरिवेटिव बोलूं, बात एक ही है। सो इसका डेरिवेटिव कितना है, कॉस एक्स है, इसका डिफरेंशिएशन कितना है, कॉस एक्स है। तो इसका उल्टा प्रोसेस यानी कि कॉस एक्स का इंटीग्रेशन या फिर एंटी डेरिवेटिव या फिर कॉस एक्स का इंटीग्रल, बात एक ही है। कॉस एक्स का एंटी डेरिवेटिव कहूं, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन कहूं, कॉस एक्स का इंटीग्रल कहूं, साइन एक्स है। फिर से देखेंगे, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स है, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स है। तो अगर कभी मैं इंटीग्रल बोल रहा हूं, एंटी डेरिवेटिव बोल रहा हूं, इंटीग्रेशन बोल रहा हूं, यानी कि मैं एक ही बात बोल रहा हूं, है ना, इसमें कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, फिर से देखेंगे, एक बार फिर से देखेंगे, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स है, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स है। क्लियर, क्लियर है भाई, क्या रहेगा इसमें, सुनो। तो यानी कि हम इस बात को बोल सकते हैं कि भैया कि साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स है, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स है, बोल सकते हैं। और इसी बात को मैथमेटिकली हम लोग कैसे बोलेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स साइन एक्स। इसी बात को बोलने का तरीका है ये कि इंटीग्रेशन कॉस एक्स डीएक्स इज इक्वल टू साइन एक्स। तो इसको हम लोग पढ़ते कैसे हैं, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स। ठीक है, पढ़ने का तरीका है ना। कैसे लिखेंगे, इंटीग्रेशन ऐसे लिखेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, ऐसे पढ़ेंगे। ठीक है, इंटीग्रेशन क्लियर हो गया, क्लियर हो गया, आसान काम था यार, ये तो इतना तो आसान काम है। चलो जी स्टूडेंट्स, अब आगे मेरी बात सुनो। समस्या है यहाँ पे एक समस्या है। क्या समस्या है, समस्या ये है कि भाई जैसे हमने साइन एक्स का डिफरेंशिएशन किया तो कॉस एक्स आया। भाई साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स है और कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स है। तो अब एक समस्या है, क्या समस्या ये है भाई कि साइन एक्स प्लस 2 का भी डेरिवेटिव कॉस एक्स ही होता है। तो कॉस एक्स का इंटीग्रेशन मैं ये बोलूं कि ये बोलूं, नहीं आई बात समझ में, नहीं आई बात समझ में, मैं बताता हूं, फिर से बताता हूं, बहुत ध्यान समझो। मैं कह रहा हूं कि भाई डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स भी कॉस एक्स ही है, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स प्लस 2 करूंगा वो भी कॉस एक्स है, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स प्लस 3 करूंगा वो भी कॉस एक्स ही है, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स प्लस 4 करूंगा वो भी कॉस एक्स है।
तो यानी कि अगर मैं इंटीग्रेशन ऑफ cos x करूंगा विद रिस्पेक्ट टू x, तो मैं क्या आंसर लिखूं भाई? cos x का इंटीग्रेशन ये है, cos x का इंटीग्रेशन ये है, cos x का इंटीग्रेशन ये है, या cos x का इंटीग्रेशन ये है? क्या है cos x का इंटीग्रेशन? भाई cos x का इंटीग्रेशन क्या है? तो इसका सीधा सा आंसर ये है कि सर देखो, cos x का इंटीग्रेशन में sin x तो आएगा ही आएगा, sin x तो आएगा ही आएगा, sin x तो आएगा ही आएगा, लेकिन प्लस में कोई कांस्टेंट भी हो सकता है जिसका हमें पता नहीं, वो कुछ भी हो सकता है। भाई यहाँ पे तो 2 3 4 था, कल को मान के चलो किसी ने डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स प्लस 5 कह दिया, तब भी तो डिफ्रेंशिएशन cos x ही रहेगा। तो cos x का इंटीग्रेशन में sin x तो रहेगा ही सर, प्लस एक कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है, हमें नहीं पता, कुछ भी हो सकता है, वो 10 20 50 100 कुछ भी हो सकता है। सो दिस इज द कांस्टेंट, एंड इस कांस्टेंट की वजह से ये जो इंटीग्रल है, क्योंकि ये कांस्टेंट हमें पता तो है नहीं, ये कुछ भी हो सकता है भाई, ये तो कुछ भी हो सकता है, 2 3 4 5 10 15 कुछ भी हो सकता है। सो इस कांस्टेंट की वजह से, क्योंकि ये इनडेफिनिट कांस्टेंट है, इस कांस्टेंट में ये कोई डेफिनिट तो कांस्टेंट है नहीं, ठीक है ना। सो ये क्योंकि एक इनडेफिनिट कांस्टेंट है, इसलिए इस इंटीग्रल को हम लोग क्या बोलते हैं? इनडेफिनिट इंटीग्रल, इनडेफिनिट इंटीग्रल। एंड इस कांस्टेंट को हम लोग बोलते हैं कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, है ना, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो यानी कि हम जब भी किसी भी फंक्शन को इंटीग्रेट करेंगे इनडेफिनिट इंटीग्रल में, हमेशा हम लोग क्या करेंगे? प्लस सी लगाएंगे, प्लस सी लगाएंगे। तो इसका मतलब क्या है कि यहां पे जो आंसर था हमारा, ये अभी परफेक्ट नहीं था, अब परफेक्ट है, अब परफेक्ट है, ठीक है कि भाई अब परफेक्ट है, ठीक। अच्छा, कभी भी आपको कभी भी डाउट हो इंटीग्रेशन में, तो कोई बात नहीं, दिक्कत कुछ नहीं लेने का, हमेशा चेक करने का कि भाई ये जो मेरे राइट हैंड साइड में है, क्या इसका डिफरेंशिएशन यही है, हमेशा चेक करने का। देखो sin x का cos x, c कांस्टेंट का 0, है ना, समझ में आई? अगर इसका डिफरेंशिएशन cos x है, तो इसका मतलब आपका ये आंसर बिल्कुल सही है, आंसर सही है, आपका जो इंटीग्रेशन है वो आंसर सही है, चेक कर लो। तो बहुत ही आसान भाषा में ये सब चीज़ मैंने आपको बता दी। फटाफट एक एक चीज़ नोट करो, एक एक चीज़ नोट करो। देखो, सबसे पहले तो वीडियो को पॉज करके ये वाली बात नोट करो, फिर वीडियो को पॉज करके ये वाली बात नोट करो, फिर वीडियो को पॉज करके ये वाली बात नोट करो, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और आप बताओ कि देखो जी ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हमारे पास डिफरेंट केसेस हो सकते हैं, तो cos x का कौन सा इंटीग्रेशन लिखें? तो हमने देखा कि भैया हमेशा cos x का इंटीग्रेशन में sin x तो होगा ही, sin x तो होगा ही, बट प्लस में कोई भी कांस्टेंट हो सकता है, ठीक है। तो ये वाली बात भी पूरी नोट करेंगे, ठीक है बच्चों। चलो जी, अब तो मेन बात हमने ये सीखी, आगे बढ़ते हैं, अब मेरी बात समझेंगे बच्चों। क्या ये कुछ सिंबल्स हैं, टर्म्स एंड फ्रेजेस हैं, मीनिंग है उनके, क्या कि जैसे अगर कभी ये लिखा हो इंटीग्रल एफ एक्स डी एक्स, तो हम लोग इसको क्या लिखते हैं? इसको पढ़ते कैसे हैं? मीनिंग क्या है? इसको पढ़ते कैसे हैं? इंटीग्रल ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू एक्स, या आप लोग ये भी कह सकते हो इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है ना। ये जो इंटीग्रल में ये जो फंक्शन होता है, इसको बोलते हैं हम लोग इंटीग्रैंड। क्या बोलते हैं बेटा? इंटीग्रैंड, है ना, इसको बोलते हैं हम लोग इंटीग्रैंड, ठीक है, इंटीग्रैंड होता है ये। अच्छा, ये जो x होता है, इट इज द वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन। क्या है ये x? क्या है बेटा? ये वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन है, वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है। अच्छा, इंटीग्रेट करने को वो कह रहा है, तो वो बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आपको पहले क्या कहता था? डिफरेंशिएट। डिफरेंशिएट मतलब फाइंड आउट द डिफरेंशिएशन, है ना, फाइंड आउट द डेरिवेटिव। सो इंटीग्रेट करने का मतलब क्या है? फाइंड द इंटीग्रल और फाइंड आउट द इंटीग्रेशन, है ना, फाइंड आउट इंटीग्रेशन, ठीक है, ओके। करेक्ट वर्ड तो वैसे यही है, फाइंड द इंटीग्रल, बट इंटीग्रल हम लोग बहुत कम यूज करते हैं, हम लोग बार बार इंटीग्रेशन बोलते रहते हैं ना। अच्छा, इंटीग्रल ऑफ एफ, तो इसका मतलब क्या है? किसी फंक्शन का इंटीग्रेशन, ठीक है ना, सिंपल सी बात है। इंटीग्रेशन इज द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग आउट द इंटीग्रल
कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन मतलब वही जो हमने अभी c लगाया है, अभी हमने क्या लगाया है, c लगाया है, वो हम लोग हर फंक्शन के इंटीग्रेशन में लगाएंगे जब तक हम लोग इंडेफिनिट इंटीग्रल पढ़ रहे हैं। जब डेफिनेट इंटीग्रल पढ़ेंगे तो वो डेफिनेट आंसर होगा, उसमें कांस्टेंट लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। ओके स्टूडेंट्स, चलो जी आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों हमें कुछ फॉर्मूले याद करने की जरूरत है। तो देखो एक बात समझो, जनरली कैलकुलस में जो मेजर फंक्शंस है, हमारे मेन फंक्शंस है, वो क्या है, आइलेट, जैसे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन, एल्जेब्राइक फंक्शन, एल्जेब्रिक फंक्शन पता है ना आपको, पोलिनोमियल फंक्शंस, रैशनल फंक्शंस है ना, एंड मॉडुलस, ग्रेटर चेंज फंक्शन, ये सब है ना। सो टी से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ई से एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ठीक है। तो हम लोग एक एक फंक्शन को कंसीडर करते चलेंगे और उनके डिफरेंशिएशन के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन का फॉर्मूला ऑब्टेन करते चलेंगे, है ना। चलो जी, तो सबसे पहले पकड़ लेते हैं एल्जेब्रिक में, बहुत बेसिक से दो फॉर्मूले हैं, ठीक है, बहुत बेसिक से दो फॉर्मूले हैं। क्या है, इसको देखेंगे, डिफरेंशिएशन अगर देखेंगे आप ध्यान से, तो डिफरेंशिएशन ऑफ दिस क्वांटिटी विल कम आउट x पावर n। इस क्वांटिटी का डिफरेंशिएशन x पावर n आएगा, तो इसका इंटीग्रेशन है ना, x पावर n का इंटीग्रेशन कितना होगा, x पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है कि कभी भी अगर आपको इंटीग्रेशन ऑफ x पावर n dx मिल गया तो आपको क्या लिखना है, x पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन प्लस c। इस फॉर्मूले में n माइनस वन नहीं हो सकता, है ना। उसके पीछे मैं रीजन बताऊंगा क्यों। क्योंकि अगर n माइनस वन हो गया तो ये इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन एक्स डी एक्स हो जाएगा। एंड ये चेक करो, ये लॉग एक्स का क्या होता है, डिफरेंशिएशन होता है, तो वन अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, लॉग एक्स प्लस सी। इसीलिए सो इसमें n की वैल्यू माइनस वन नहीं हो सकती। तो फिर से एक बार चेक करेंगे बच्चों, चेक करेंगे कि आपको क्या करना है। देखो इधर लेफ्ट साइड में तो सिर्फ डेरिवेटिव के फॉर्मूले लिखे हुए हैं जो कि आपको पता है, इनके रेस्पेक्ट में हम लोगों ने इंटीग्रल्स के क्या फॉर्मूले ऑब्टेन किए, ये इंपॉर्टेंट है। तो पहला फॉर्मूला क्या लिख पाया मैंने आपको कि कभी भी इंटीग्रेशन ऑफ x पावर n dx है तो इट विल बी x पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन प्लस सी। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कह रहा हूं x पावर 2 dx तो कितना होगा, इट इज x पावर 2 प्लस वन अपॉन 2 प्लस वन प्लस सी, दैट मीन्स x पावर 3 अपॉन 3 प्लस सी, ठीक है। तो ये फॉर्मूला पक्का हो गया, एक फॉर्मूला पक्का हो गया, चलो जी ठीक है। अच्छा ये फॉर्मूला पक्का करो। दूसरा क्या कि इंटीग्रल ऑफ dx ओनली, सिर्फ dx का इंटीग्रेशन कितना होता है, x प्लस सी। कितना होता है, x प्लस सी। एक्चुअली हुआ कुछ नहीं है, हुआ ये है कि यहां पे 1 है। अब आप बहुत ध्यान से देखो कि x प्लस सी का डिफरेंशिएशन कितना होगा, 1 होगा, तो 1 का इंटीग्रेशन कितना हो गया, x प्लस सी हो गया, ठीक है। सो सिंपल एज दैट। तो ये फॉर्मूला ध्यान रखेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ dx इज इक्वल टू x प्लस सी। अच्छा अब एल्जेब्राइक फॉर्मूले में हम लोग सिर्फ ये दो ही फॉर्मूले पढ़ते हैं, पढ़ते हैं और कोई खास ज़्यादा फॉर्मूला पढ़ते नहीं है। सारे क्वेश्चन इजी इन दो फॉर्मूले से ही हो जाएंगे इंटीग्रेशन के, ठीक है ना। सो एल्जेब्राइक डन हो गया हमारा, एल्जेब्राइक डन हो गया। अब बात करते हैं दूसरे नंबर के ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पे, क्योंकि इनका हम लोग बड़े भली भांति से डिफरेंशिएशन जानते हैं। सो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की अगर हम बात करें तो देखो बहुत ध्यान से, अगर आप बहुत ध्यान से देखो तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है, कॉस एक्स होता है। तो कॉस एक्स का इंटीग्रेशन कितना होगा, साइन एक्स प्लस सी। ये बात मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है ना। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। जो फॉर्मूले में इधर इंटीग्रल्स के फॉर्मूले, मेनली आपको इंटीग्रल्स के फॉर्मूले याद करना है, ठीक है ना। डिफरेंशिएशन के तो आपको आते ही हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं तो ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले में और फर्दर बढ़ते हैं। तो देखो ट्रिग्नोमेट्रिक के फॉर्मूले में अगर हम फर्दर बढ़ेंगे तो हमें पता है कि भाई माइनस कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है, साइन एक्स होता है, ठीक है ना। तो इसका मतलब साइन एक्स का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, माइनस कॉस एक्स प्लस सी, ठीक है। अच्छा टेन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है सेक स्क्वायर एक्स, तो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स कितना हो जाएगा, टेन एक्स प्लस सी, ठीक है। सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, टेन एक्स हो जाएगा। माइनस कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है, कॉस एक्स स्क्वायर एक्स, तो कॉस एक्स स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, माइनस कॉट एक्स प्लस सी,
ठीक है। अच्छा, sec x का डिफरेंशिएशन कितना होता है? sec x tan x, तो sec x tan x का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा? इट इज sec x प्लस सी, ठीक है। अच्छा, डिफरेंशिएशन ऑफ माइनस cosec x कितना होता है? cosec x cot x, तो cosec x cot x का इंटीग्रेशन कितना होगा? माइनस cosec x प्लस सी। तो बेटा ये सारे फॉर्मूले ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, ठीक है। इनके डिफरेंशिएशन फॉर्मूले इधर लिखे हुए हैं और वो इसी से हमने क्या करें हैं? इंटीग्रेशन के फॉर्मूले ऑब्टेन करें हैं। फटाफट से इसको नोट करेंगे स्टूडेंट्स। पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। चलो जी, अब मेरी बात सुनेंगे, बहुत ध्यान से सुनेंगे, बहुत ध्यान से सुनेंगे। ये सभी चीज़ें हम लोगों को बहुत अच्छे से आ जाएंगी, ठीक है। अच्छा जी, अब जैसे आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पे आ गए, अब हम लोग कहाँ पे आ गए? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो यानी कि हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्रिक पढ़ लिए, अलजेब्राइक पढ़ लिए, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पे हम लोग आ रहे हैं। सो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पे हम लोग क्या करेंगे कि भाई हमें पता है कि साइन इनवर्स एक्स का जो डिफरेंशिएशन है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर है। सो 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना होगा? साइन इनवर्स एक्स प्लस सी। माइनस कॉस इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होगा? 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। सो 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन माइनस कॉस इनवर्स एक्स प्लस सी भी हो सकता है। अब आप देखोगे कि ये दोनों क्वांटिटी की लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, ठीक है, चेक करो। बट आंसर साइन इनवर्स एक्स प्लस सी भी हो सकता है और माइनस कॉस इनवर्स एक्स प्लस सी भी हो सकता है। ये हम क्या कर रहे हैं इसमें? ये तो यहीं से आया ना ये तो यहीं से आया ना। ओके, सो डिपेंडिंग अपॉन आवर रिक्वायरमेंट हम वो वाला फॉर्मूला इस्तेमाल कर लेंगे क्वेश्चंस में, जैसे हमें इस्तेमाल करना होगा, है ना। कॉस इनवर्स के टर्म्स में चाहिए या साइन इनवर्स के टर्म्स में चाहिए, वो हमारा काम है। डिफरेंशिएशन ऑफ tan इनवर्स x इज इक्वल टू व्हाट? 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। सो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा? tan इनवर्स x प्लस सी। चेक कर लो, ठीक है, क्लियर है। डिफरेंशिएशन ऑफ माइनस कॉट इनवर्स x इज इक्वल टू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अरे ये तो पता ही है ना ये सब डिफरेंशिएशन, तो यानी कि 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना होगा? माइनस कॉट इनवर्स x प्लस सी। अगेन इन दोनों फॉर्मूलों में भी लेफ्ट हैंड साइड सेम है, तो राइट हैंड साइड में जैसा हमारी रिक्वायरमेंट होगा हम वैसा इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। अच्छा, डिफरेंशिएशन ऑफ सेक इनवर्स x इज इक्वल टू व्हाट? 1/x इंटू रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। सो अब 1/x रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा? सेक इनवर्स x प्लस सी। डिफरेंशिएशन ऑफ माइनस कॉसेक इनवर्स x इज इक्वल टू माइनस माइनस यहाँ पे लग गया ऑलरेडी, सो यहाँ पे 1/x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। देखो एक्चुअल में क्या होता है, डिफरेंशिएशन ऑफ कॉसेक इनवर्स x जो है कितना होता है? माइनस 1/x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। बट इस बार इन्होंने क्या करा, मतलब इन फॉर्मूले में क्या कर रखा है इन्होंने कि माइनस ऑलरेडी यहाँ लगा दिया, तो जब यहाँ पे लग गया तो यहाँ से हट जाएगा। अरे चेक करो ना भाई, डिफरेंशिएशन ऑफ माइनस कॉसेक इनवर्स x कितना होगा? ये माइनस ऑलरेडी है और एक माइनस इसने दिया कॉसेक इनवर्स x ने, तो माइनस माइनस प्लस नहीं हो गया? समझ रहे हो, कोई रॉकेट साइंस थोड़ी है, ठीक है भाई। माइनस ऑफ द फंक्शन का डिफरेंशिएशन तो माइनस एफ डैश एक्स, ठीक है। सो व्हाट वी विल हैव दिस 1/x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो इसका इंटीग्रेशन माइनस कॉसेक इनवर्स x प्लस सी होगा, है ना। अगेन लास्ट के दो फॉर्मूलों में भी लेफ्ट हैंड साइड सेम है, जैसी हमें जरूरत होगी वैसा ही हम लोग क्या करेंगे? इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। सो अब हम लोगों ने 3 तरीके के क्या कर लिए हैं? फंक्शंस के इंटीग्रेशंस पढ़ लिए हैं। अलजेब्रिक फंक्शंस हमने, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस एंड इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, है ना। तो निशान लगा देते हैं, तो फटाफट से बेटा इसको नोट कर लेंगे। पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, है ना। तो जिन्होंने नोट नहीं भी किया हो, देखो एक बार देख के खुद से लिखने की कोशिश करो। तो ये हो गया हमारा, ये हो गया और ये हो गया, ठीक है। अब हमें लॉगरिथमिक और एक्सपोनेंशियल फंक्शन के इंटीग्रेशन की बात करनी है, तो ठीक है। एक बार जरा नजर मार लो, x पावर n dx x पावर n प्लस 1/n प्लस 1 प्लस सी, n शुड नॉट बी इक्वल टू -1। इंटीग्रेशन ऑफ dx x प्लस सी, इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx इज व्हाट? इट इज sin x प्लस सी। अच्छा, एक चीज मैं आपको बता दूं कि अगर आप बहुत ध्यान से देखो तो इंटीग्रेशन में जब भी आंसर सी से स्टार्ट हो रहे हैं तो नेगेटिव लगा हुआ है। तो ऐसा इसलिए बताया मैंने आपको कि देखो जब आपके दिमाग में आएगा ना sin x dx, तो आपको कह रहे यार इसका आंसर cos x प्लस सी होगा, लेकिन cos से स्टार्ट हो रहा है, सी से स्टार्ट हो रहा है, तो माइनस लगा दो।
जब मैं आपको कहूँगा इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स स्क्वायर एक्स डी एक्स, तो आप बोलोगे अरे यार इसका आंसर तो कॉट एक्स प्लस सी होगा, तो माइनस लगा दो। जब भी इंटीग्रेशन में आंसर सी से स्टार्ट होने वाले ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं तो माइनस लगा दो। चेक करो, चेक करो। तो ये सारे फंक्शंस याद कर लेना, है ना, ये सारे इंटीग्रेशन याद कर लेना, है ना। पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। अच्छा, अब आईटीएफ की बात कर रहे हैं। अगेन आईटीएफ में भी वही काम हो रहा है कि जब भी इंटीग्रेशन का आंसर जो है सी से स्टार्ट होने वाले फंक्शंस हैं तो माइनस लगा दो। है पावरफुल ऑब्जर्वेशन, है ना। इससे आपको बहुत फायदा मिलेगा, इससे आपको बहुत ही फायदा मिलेगा, ठीक है ना। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। चलो जी, अब एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फंक्शन। तो बेटा आपको मैं एक बात बता दूं कि डिफरेंशिएशन ऑफ ई पावर एक्स आपको पता है इट इज ई पावर एक्स। तो ई पावर एक्स का इंटीग्रेशन कितना होगा, ई पावर एक्स प्लस सी, ठीक है। अच्छा, डिफरेंशिएशन ऑफ ए पावर एक्स कितना होता था, ए पावर एक्स लॉग ए टू द बेस ई। अब ये कांस्टेंट है ना। इस कांस्टेंट को बहुत ध्यान से समझना, इस कांस्टेंट, ये कांस्टेंट है ना, मेरे को ये नहीं चाहिए, लेट्स से मेरे को ये नहीं चाहिए, मेरे को ये नहीं चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, मैं पहले ही लॉग ए टू द बेस ई इसका डिफरेंशिएशन करूँगा। मैं क्या करूँगा, इसका डिफरेंशिएशन करूँगा। जब मैं इसका डिफरेंशिएशन करूँगा तो क्या होगा, बहुत ध्यान से देखेंगे। ये तो कांस्टेंट है 1 अपॉन लॉग ए टू द बेस ई। अब मैं इसका डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ ए पावर एक्स का, तो ए पावर एक्स लॉग ए टू बेस ई खत्म हो गया। सो ए पावर एक्स आ गया। सो ए पावर एक्स का इंटीग्रेशन कितना होगा, ए पावर एक्स डी एक्स इज वॉट, ए पावर एक्स अपॉन लॉग ए प्लस सी। यहाँ पे अंडरस्टूड है कि बेस ई है, ठीक है ना। सो ये फॉर्मूला आपको अच्छे से याद होना चाहिए। ए पावर एक्स डी एक्स इज वॉट, ए पावर एक्स अपॉन लॉग ए प्लस सी। अच्छा, अब एक बहुत ही प्यारा सा फॉर्मूला है डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग मॉडुलस एक्स 1 अपॉन एक्स, ठीक है ना। अब देखो बहुत ध्यान समझेंगे, ये बहुत ही प्यारा फॉर्मूला है। जब हम लोग ऐसा देखते हैं तो कैसा करते हैं, सबसे पहले तो लॉग मॉडुलस एक्स की अगर मैं बात कहूँ तो इट विल बी लॉग एक्स फॉर एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड एक्स कैन नॉट बी 0, सो फॉर एक्स ग्रेटर देन 0 इट विल बी लॉग एक्स, है ना। मॉडुलस की तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी ना, तो इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, इट इज 1 अपॉन एक्स। अच्छा, व्हेन एक्स इज लेस देन 0 तो लॉग मॉडुलस एक्स की जगह कितना हो जाएगा, लॉग माइनस एक्स। इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 अपॉन माइनस एक्स इंटू माइनस एक्स का कितना हो जाएगा, -1, तो यानी कि 1 अपॉन एक्स। तो यानी कि 1 अपॉन एक्स विल गिव यू व्हाट, इट विल गिव यू log x, but x could be positive or negative, but we always have to make it positive, because log is defined only the quantities are positive, ठीक है ना। सो हम लोग क्या करेंगे कि भाई जब भी 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे हम लोग क्या लिखेंगे, log मॉडुलस x प्लस सी। अच्छा, एक बात मैं आपको बता दूं, जब मैंने आपको x पावर n dx का फॉर्मूला लिखवाया था, इट वाज x पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस सी, यही लिखवाया था ना। सो अब बहुत ध्यान से समझेंगे कि x पावर n dx इज इक्वल टू x पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस सी। नाउ मैंने कहा था कि n की वैल्यू -1 नहीं रखने का, n की वैल्यू -1 नहीं रखने का बोला था। सो n की वैल्यू -1 नहीं रखने का से क्या मतलब है, कि अगर n की वैल्यू -1 हो जाती, इफ n की वैल्यू -1 हो जाती तो ये वाला फॉर्मूला बन जाता। चेक करो, अगर n की वैल्यू इस फॉर्मूले में अगर n की वैल्यू -1 ले लें तो ये वाला फॉर्मूला बन जाएगा। तो अगर आप n की वैल्यू -1 लोगे यहां पे तो ये आपको क्या आंसर दे देगा, -1 प्लस 1 अपॉन -1 प्लस 1। तो ये तो आपको कुछ और ही आंसर दे दे रहा है, ठीक है। नहीं ये बात समझ लो। अच्छा, एक बात मैंने आपको बताई थी क्या, कि भैया इंटीग्रेशन ऑफ x पावर n dx में इट इज x पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस सी, ठीक है। और मैंने आपको कहा था कि भैया n की वैल्यू को -1 नहीं लेना,
मान लो किसी बच्चे ने n की वैल्यू -1 पे इस फॉर्मूले को इस्तेमाल कर दिया होता, तो यानी कि x पावर -1 पे वो इस्तेमाल कर रहा है इस फॉर्मूले को, और एग्जैक्टली x पावर -1 dx क्या है, 1/x dx। बहुत ध्यान से चेक करो, 1/x dx, और वो ये फॉर्मूला लगा रहा है, तो वो भाई क्या कर रहा है, -1 + 1 अपॉन -1 + 1। ओ भाई इट इज 1/0 + c, यानी कि नॉट डिफाइंड, ऑलवेज नॉट डिफाइंड। तो इसलिए भैया ये नहीं करने का है, जब भी n की वैल्यू -1 जाए तो ये फॉर्मूला इस्तेमाल करने का है ना, क्योंकि इसके लिए ये वाला फॉर्मूला बना है, चेक कर लो, ठीक है। सो दिस इज इट, यहां तक हमने फॉर्मूले पढ़ लिए हैं अच्छे से, फॉर्मूले पढ़ लिए हैं अच्छे से। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, पॉज वीडियो, नोट इट डाउन। चलो जी, अब एक बहुत ही जो अच्छी बात है समझने की, वो क्या है कि भाई जब हमने देखा कि भाई f(x) dx = f(x + c) रिप्रेजेंट अ फैमिली ऑफ कर्व्स, तो देखो एक बात सुनो, फॉर एग्जांपल मैं क्या करता हूं, मैं एक इंटीग्रेशन ऑफ 2x dx ले लेता हूं, तो देखो बहुत ध्यान समझने का, जो कांस्टेंट है वो बाहर आ जाएगा, इट इज लाइक दिस। नाउ अब x की पावर 1 है, तो मैंने अभी फॉर्मूला बताया आपको कि बेसिकली क्या होगा, दिस इज व्हाट इट इज, x की पावर 1 + 1 अपॉन 1 + 1 प्लस सी ना, नहीं आई बात समझ में, नहीं आई बात समझ में। देखो एक बात समझो, अगर आप इसको बहुत ध्यान से देखोगे तो हम इसका इंटीग्रेशन कैसे कर रहे हैं, 2 बाहर ले लिया, इंटीग्रेशन x dx। अब इंटीग्रेशन x dx का मतलब क्या है कि भैया x की पावर 1 थी ना, तो 1 + 1 अपॉन 1 + 1, अरे अभी तो सिखाया आपको, x पावर n dx = व्हाट, इट इज x पावर n + 1 अपॉन n + 1 + c, ये तो सिखाया आपको। सो वही फॉर्मूला लगा दिया, +c, सो इट इज 2x² अपॉन 2। अच्छा, 2 की कांस्टेंट में मल्टीप्लाई होगी तो अगेन वो कांस्टेंट ही रहेगा, जो कि हमें पता ही नहीं है क्या कांस्टेंट है, ठीक है ना। सो इट इज x² + c, तो यानी कि आपके पास क्या आ गया, आपके पास एक फंक्शन आ गया x² + c। अब ये फंक्शन क्या है, लेट अस से y = x² + c आपके पास फंक्शन आया है ना, यही तो हमारा आंसर है भाई, इसका आंसर यही तो है, ये फंक्शन ही तो इसका आंसर है। अब y = x² बोलता, y = सिर्फ x² बोलता, तो हम लोग क्या करते, एक पैराबोला बना देते, बट द मोमेंट वो x² + 1 बोलेगा तो ये पैराबोला 1 यूनिट से ऊपर को शिफ्ट हो जाएगा। द मोमेंट वो x² + 2 बोलेगा तो यही पैराबोला 2 यूनिट से ऊपर को शिफ्ट हो जाएगा, तो यानी कि 3 यूनिट से ऊपर शिफ्ट हो जाएगा अगर x² + 3 बोल दिया। x² - 1 बोल दिया तो 1 यूनिट से नीचे आ जाएगा, x² - 2 है तो 2 यूनिट से नीचे आएगा, ठीक है ना। सो होगा क्या कि y = x² + c, इट इज गिविंग अस द फैमिली ऑफ कर्व्स, ठीक है। दिस इज बेसिकली यू हैव टू ऑब्जर्व, यही ऑब्जर्व करना है आपको। क्लियर है क्या, क्लियर है भाई, बात समझ में आ रही है, कर्व दिखाई दे रहे हैं, दिखाई दे भी रहे हैं कि नहीं दिखाई दे रहे हैं चलो अब मेरी बात सुनो, फटाफट इसको नोट करेंगे, फटाफट इसको नोट करेंगे, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। एक बहुत ही बेसिक सी प्रॉपर्टी है, कुछ नहीं है, 2 प्रॉपर्टीज हैं। वो कहता है कि इंटीग्रेशन ऑफ k × f(x) dx, मतलब कांस्टेंट को बाहर ले लो, इंटीग्रेशन ऑफ f(x) dx। फिर वो कहता है कि अगर कभी भी 2 फंक्शन ऐड और सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, उनका इंटीग्रेशन करना है, तो आप उन फंक्शंस को अलग अलग लेके भी इंटीग्रेट कर सकते हो। ठीक है, उनको अलग अलग लेके भी इंटीग्रेट कर सकते हो, ठीक है, ठीक है भाई, क्लियर है क्या बात, ओके आगे बढ़ते हैं। चलो जी, तो कुछ क्वेश्चंस करना शुरू करते हैं। अब हमने फॉर्मूले पढ़ लिए, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इंटीग्रेशन पढ़ लिया, सब कुछ पढ़ लिया, अब कुछ फॉर्मूले पढ़ते हैं। फॉर्मूले पढ़ते हैं तो क्या है फॉर्मूले, देखते हैं, सॉरी क्वेश्चंस। चलो जी स्टूडेंट्स, तो
अब क्या करते हैं, अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं इंटीग्रेशन पे, क्योंकि अभी तक हमने बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ लिया, सारा आइडिया ले लिया है, और पूरा व्हाट वी कैन से कि फॉर्मूले पढ़ लिए हैं, ठीक है ना। अब क्वेश्चंस करते हैं। चलो जी, तो पहला क्वेश्चन कहता है भाई इसको इंटीग्रेट करना है। बहुत ही आराम से सीखेंगे, बहुत ही आराम से। देखो कई बार बच्चों को बहुत बेसिक बेसिक बातें भी नहीं पता होती। सबसे पहले तो बेटा आपको मैं बता दूं कि अगर कभी भी a प्लस बी अपॉन सी है तो आप इसको a अपॉन सी प्लस बी अपॉन सी लिख सकते हो, लेकिन अगर a अपॉन बी प्लस सी है तो आप इसको a अपॉन बी प्लस a अपॉन सी नहीं लिख सकते। तो ये आपको पता होना चाहिए। तो इसका मतलब यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, एक्स क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर दिस मच ऑफ डी एक्स। अब यहाँ पे है x माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब सुनो बहुत ही आराम से, इसको मैं अलग अलग हिस्सों में तोड़ ले रहा हूँ, ठीक है। क्लियर है बेटा? एक एक स्टेप समझो, एक एक स्टेप समझो। एक एक स्टेप समझोगे तो क्वेश्चंस करना बहुत आसान काम रहेगा तुम लोगों के लिए। अब देखो ये क्या है, इंटीग्रेशन x dx माइनस, इसको मैं क्या लिख दूं, x पावर माइनस 2 dx। अब हमने कहा था एक फॉर्मूला है भैया हमारे पास, x पावर n dx बराबर x पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस सी, ठीक है। फिर n शुड बी, इस फॉर्मूले में हमने क्या बोला था, n शुड नॉट बी इक्वल टू माइनस 1, n शुड नॉट बी इक्वल टू माइनस 1, n माइनस 1 के इक्वल नहीं होना चाहिए, ठीक है जी। अब आप ध्यान से देखो, देखो यहाँ पे x पावर क्या है, 1 है, चेक कर लो। तो यहाँ पे तो क्या लिखेंगे हम लोग, इट इज x पावर 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1, यानी कि अगली बार से अगर मैं देखूंगा तो मैं डायरेक्ट x पावर 2 लिख दूंगा, चेक कर लो, माइनस दिस इज x पावर माइनस 2 प्लस 1 अपॉन माइनस 2 प्लस 1, और एक ही कांस्टेंट लगाओ बाद में, क्योंकि आपको पता है देखो इससे भी एक कांस्टेंट मिलेगा, इससे भी कांस्टेंट मिलेगा, वो जोड़ घटा करके भी एक कांस्टेंट ही मिलेगा, तो हमने बाद में एक ही कांस्टेंट लगा दिया। कितना हो गया भैया, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस एक्स पावर माइनस 2 प्लस 1 कितना हो गया भैया, इट इज व्हाट, माइनस का 1 अपॉन माइनस 2 प्लस 1 माइनस का 1 प्लस सी, यानी कि इट इज एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस सी। दिस इज योर आंसर, ठीक है। क्लियर है? क्लियर है कि नहीं है? बहुत बेसिक सा है, बहुत बेसिक सा। क्या है इसमें, कुछ है? आप चेक कर लो, एक एक स्टेप, एक एक चीज मैंने आपको बहुत डिटेल में कराई है, ठीक है। आगे बढ़े भैया, आगे बढ़े, चलो जी आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। मान लो ये क्वेश्चन है, अब ये क्वेश्चन है तो क्या है, इसमें कह रहा फाइंड द फॉलोइंग इंटीग्रल्स, ठीक है ना। सो x पावर 2/3 dx को एक जगह लिख दूं, प्लस 1 dx को एक जगह ले जाऊं, 1 dx को dx से लिख दूं तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अब यहाँ पे मैं सीधा फॉर्मूला लगा रहा हूँ, 2/3 प्लस 1 अपॉन 2/3 प्लस 1, चेक करो, प्लस dx को x लिख दूंगा प्लस c। नहीं है ये बात समझ में? सुनो, मैंने आपको क्या बताया था कि x पावर n dx का एक फॉर्मूला तो ये है, और मैंने आपको बताया था कि dx का फॉर्मूला क्या है, x प्लस सी, ठीक है ना। यहाँ पे n शुड नॉट बी इक्वल टू माइनस 1, ठीक है। अच्छा, अब बहुत ध्यान से देखेंगे, इसका आंसर मैंने निकाला 2/3 प्लस 1, यानी कि ये फॉर्मूले से निकाल दिया, इसका आंसर मैंने ये फॉर्मूले से निकाल दिया। अच्छा, इससे भी एक कांस्टेंट आया होगा, ध्यान चेक करो, अगर आप देखो ध्यान से क्वेश्चन में कि एग्जैक्टली क्या हुआ होगा, एग्जैक्टली ये हो रहा होगा कि भाई यहाँ से भी एक कांस्टेंट आया होगा, लेट से C1, यहाँ से भी कांस्टेंट आया होगा, लेट से C2, यानी कि इन दी एंड आप क्या करोगे, ये कितना हो गया, x पावर 5/2 एंड ये 3 एकम 3 2 5 है ना, 5 बटे सॉरी 5/3 आएगा ना बेटा, 5/3 3 एकम 3 2 5 5/3, तो 5/3 नीचे भी आएगा, प्लस x, और ये कांस्टेंट 1 प्लस कांस्टेंट 2 तो अगेन एक कांस्टेंट होगा ना, तो इसको इसलिए बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, एंड में एक आंसर में एक कांस्टेंट ऐड कर दो, बस आंसर लिखते समय एक कांस्टेंट ऐड कर दो, दैट इज इट, ठीक है। ओके, सो और कोशिश करो कि सारे इंटीग्रल्स को एक ही लाइन में सॉल्व करो। नहीं आई बात समझ में?
यानी कि इस इंटीग्रेशन को और इस इंटीग्रेशन को दोनों को हमने एक ही लाइन में ही सॉल्व किया। मैं ऐसा भी कर सकता था कि इसे रोक देता, इसको सॉल्व कर देता, फिर उससे अगली लाइन में इसको सॉल्व करता, ऐसा नहीं, सभी इंटीग्रेशंस को एक ही लाइन में सॉल्व करो और फाइनल आंसर में एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन रख दो। तो ये करने की आपको जरूरत नहीं थी, आप डायरेक्ट ही यहाँ पे कांस्टेंट लिख देते। मैं अंडरस्टूड था ना कि इधर से कांस्टेंट आया, इधर से कांस्टेंट आया, तो फाइनल एक कांस्टेंट लिख दिया, तो ये अंडरस्टूड था। चलो जी, तो इसका मतलब 3/5 x की पावर 5/3 प्लस x प्लस सी। सो दिस इज योर आंसर, सिंपल। आगे बढ़े बच्चों, आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। कहता है कि जी इसका आंसर बताओ। तो देखो बहुत ही ध्यान से सीखेंगे, बहुत ही आराम से सीखेंगे। अगेन इसमें मैं क्या कर दूं, इंटीग्रेशन ऑफ x पावर 3/2 dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 2e पावर x dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx। अच्छा, ये बहुत ध्यान से देखना, इंटीग्रेशन ऑफ x पावर 3/2 dx प्लस टू दो कॉमन ले लूं e पावर x dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx। अब देखो ये तो मतलब पहली एक्सरसाइज तो 7.1 तो इसलिए दे रखी है कि आपको फॉर्मूले याद हो जाएं। क्या याद हो जाए? आपको फॉर्मूले याद हो जाए। तो यानी कि हम क्या करेंगे यहाँ पे, x पावर 3/2 प्लस 1 अपॉन 3/2 प्लस 1 प्लस ट्वाइस ऑफ e पावर x dx का इंटीग्रेशन कितना होता है, e पावर x माइनस 1/x dx का इंटीग्रेशन लॉग मॉड्यूलस x प्लस सी, लॉग मॉड्यूलस x प्लस सी। कौन कौन से फॉर्मूले इस्तेमाल हुए? ये फॉर्मूले इस्तेमाल हुए। x पावर n dx में इट इज x पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस सी वेयर n इज नॉट इज इक्वल टू -1। एक फॉर्मूला ये इस्तेमाल हुआ, एक फॉर्मूला बेटा कौन सा इस्तेमाल हुआ, इट इज लॉग मॉड्यूलस x प्लस सी। ये तीन फॉर्मूले इस्तेमाल हुए। तो ये फॉर्मूले तो आपको क्वेश्चन करते करते ही क्या हो जाएंगे, लर्न हो जाएंगे। फाइनल आंसर लिखना चाहते हो लिख दो। कैसे? ये तो 5/2 हो जाएगा, अच्छा नीचे भी 5/2 आएगा, तो यहाँ पे 2/5 हो जाएगा प्लस 2e पावर x माइनस लॉग मॉड्यूलस x प्लस सी। क्या कहते हो? क्लियर है बच्चों? क्लियर है? फटाफट से इसको नोट कर लेंगे, फटाफट से इसको नोट कर लेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। अच्छा, अब देखो ये है क्वेश्चन, ये है क्वेश्चन। इसमें हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन साइन एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन कॉस एक्स डी एक्स। मेरे को भी पता है साइन एक्स किसका डिफरेंशिएशन था, कॉस एक्स का, तो यहाँ पे कॉस एक्स आ जाएगा। लेकिन इंटीग्रेशन का आंसर अगर सी से स्टार्ट होने वाला ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है तो माइनस लगा दूंगा, प्लस कॉस एक्स किसका इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन था, साइन एक्स का, तो कॉस एक्स का इंटीग्रेशन कितना होगा, साइन एक्स, तो यहाँ तो पॉजिटिव साइन एक्स ही आएगा प्लस सी। चेक कर लो कौन कौन से फॉर्मूले का इस्तेमाल हुआ। देखो जब मैं साइन एक्स डी एक्स कर रहा हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डी एक्स, तो मेरे को पता है क्या कि साइन एक्स किसका डिफरेंशिएशन रहा होगा, कॉस एक्स का, कॉस एक्स प्लस सी, और सी से स्टार्ट होने वाला फंक्शन है तो माइनस। तो अब चेक कर लो आप, माइनस कॉस एक्स प्लस सी का डिफरेंशिएशन साइन एक्स होता है। अच्छा, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स डी एक्स कितना होगा, इट इज व्हाट, साइन एक्स प्लस सी। आप चेक कर लो। तो ये फॉर्मूले सिंपल हमने इस्तेमाल किए। ठीक है, फटाफट से नोट करेंगे, पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, है ना, बहुत आसान आसान से क्वेश्चन है। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ कॉसेक एक्स प्लस कॉट एक्स। अब अगेन देखो, इसको मैं क्या करूंगा, मेरे को फॉर्मूले दिख रहे हैं ना, तो मैं मल्टीप्लाई क्यों ना करूं, मैं मल्टीप्लाई क्यों ना करूं, तो इसको मैं अलग अलग कर सकता हूं। ये कितना है, कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस कॉस एक्स स्क्वायर एक्स डीएक्स, तो यहां पे कितना आ जाएगा, माइनस कॉट एक्स। अच्छा, कॉसेक एक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस कॉसेक एक्स कॉट एक्स, तो यहां पे माइनस कॉसेक एक्स, है ना, चेक करो ना, प्लस सी। तो पहली एक्सरसाइज में बार बार कह रहा हूं आपको, सिर्फ और सिर्फ आपको फॉर्मूले याद कराने के लिए है।
ठीक है ना। यहाँ तो मेरे को फॉर्मूले लिखने की जरूरत नहीं है, मैंने डायरेक्ट फॉर्मूले लिख दिए। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। 1 माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, 1 माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। ठीक है, सो 1 माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स का मतलब क्या है? अगर आप बहुत ही ध्यान से समझो, बहुत ही ध्यान से समझो, तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स लिख दूं, माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स लिख दूं। ऐसा मैंने इसलिए किया कि शायद मुझे, देखो मैं जो भी काम करूंगा मैं उसको इजीली इंटीग्रेबल फॉर्म में लाने की कोशिश करूंगा। इजीली इंटीग्रेबल फॉर्म क्या है? इजीली इंटीग्रेबल फॉर्म क्या है? अरे इजीली इंटीग्रेबल फॉर्म वो है जिसके फॉर्मूले हमें याद हैं। जो फॉर्मूले हमें याद हैं बस वही है इजीली इंटीग्रेबल फॉर्म। ठीक है ना। सो सी दिस इज व्हाट इट इज sec स्क्वायर एक्स, it is 10x sec x dx. Now it means what? It is sec square x dx minus 10x sec x dx. So it is, अब देखो 10x का डिफरेंशिएशन होता है sec स्क्वायर x, तो 10x माइनस sec x का डिफरेंशिएशन होता है sec x 10x, तो sec x प्लस c। चेक कर लो, चेक कर लो, तो 10x माइनस सेक एक्स प्लस सी। क्लियर है बच्चों? ठीक है, ओके, चलो जी आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, 10x माइनस सेक एक्स प्लस सी। चलो जी आगे चलते हैं। अब देखो बहुत ही ध्यान समझेंगे, बहुत ही ध्यान समझेंगे क्या कि फाइंड द एंटी डेरिवेटिव एफ ऑफ a function f defined by fx is equal to 4x cube minus 6 where f0 equal to 3। अब देखो बहुत ध्यान समझेंगे, बहुत ध्यान समझेंगे क्या कि हमको एंटी डेरिवेटिव निकालना है f कैपिटल F ऑफ द फंक्शन स्मॉल f, है ना। तो इसका एंटी डेरिवेटिव निकालना है, यानी कि हमें इंटीग्रेट करना है fx dx को, यानी कि हमें इंटीग्रेट करना है 4x क्यूब माइनस 6। अरे इसका एंटी डेरिवेटिव निकालने का मतलब इसको इंटीग्रेट करना है ना भाई, चेक करो। सो 4x क्यूब माइनस 6 dx यानी कि 4x क्यूब dx माइनस 6 dx, ऐसा ही होगा। चेक कर लो, चेक कर लो। सो दिस इज व्हाट इट इज 4x की पावर 4 अपॉन 4 माइनस 6x प्लस सी। आई देखो ना, x क्यूब का x की पावर 3 प्लस 1 4 अपॉन 3 प्लस 1 4 माइनस 6 dx का इंटीग्रेशन x प्लस सी। अच्छा 4 से 4 गया एंड यू हैव गॉट x पावर 4 माइनस 6x प्लस सी। नाउ ये जो एंटी डेरिवेटिव है उसको उन्होंने बोला है कैपिटल F, तो ये क्या है आपके पास, ये क्या आ गया आपके पास, कैपिटल F एंड दिस इज द फंक्शन ऑफ x, सो दिस इज fx, कैपिटल fx। ठीक है, नाउ अब बेटा बात बहुत ध्यान से समझेंगे। उस जगह f0 की वैल्यू 3 है, यानी कि व्हेन यू विल टेक x इक्वल टू 0 तो f0 की वैल्यू कितनी है बेटा, 3 है। अब 0 रखोगे तो 0 माइनस 6 इंटू 0 प्लस सी, यानी कि अल्टीमेटली c की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, c की वैल्यू 3 आ गई। तो यानी कि फाइनली आपका जो आंसर आ गया वो कितना आ गया, fx इज इक्वल टू एक्स पावर 4 माइनस 6x प्लस c कितना है, 3 है। अब देखो एक बात समझो, ये fx क्या था, एंटी डेरिवेटिव था, इंटीग्रल था, इंटीग्रेशन था। ये अब तक तो इनडेफिनिट था, क्या था, इनडेफिनिट था। क्यों? क्योंकि c डेफिनेट थोड़ी था, c की वैल्यू पता ही नहीं थी हमें। बट उन्होंने कंडीशन दी कि भाई x इक्वल टू 0 पे f0 की वैल्यू 3 है, तो ये c भी हट गया। अब ये डेफिनेट आंसर है, दिस इज नॉट अ फैमिली ऑफ कर्व, इट इज अ वन कर्व, इट इज वन फंक्शन। ठीक है, क्लियर है? चलो जी फटाफट इसको नोट करेंगे। सो बेसिक इंटीग्रेशन होपफुली आपको सबको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चंस करेंगे 7.1 के तो ये खल्लास हो जाएगा। क्या हो जाएगा? खल्लास। ठीक है ना, चलो जी। तो लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक बहुत ही बकवास सी चीज है जो इन्होंने पता नहीं जानबूझ के क्यों डाल रखी है, मुझे नहीं पता। मेथड ऑफ इंस्पेक्शन। मतलब यार जब बच्चों को तुम इतनी बड़ी बड़ी टेक्निक दिखा रहे हो तो बच्चा बेवकूफ थोड़ी है, बच्चा मेथड ऑफ इंस्पेक्शन तो टेक्निक से कर देगा। क्या है वो? कहता है राइट एन एंटी डेरिवेटिव ऑफ फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन यूजिंग द मेथड ऑफ इंस्पेक्शन। यानी कि cos 2x का आपको एंटी डेरिवेटिव लिखना है। इसका क्या लिखना है? एंटी डेरिवेटिव। एंटी डेरिवेटिव क्या होता है बेटा? इंटीग्रेशन
इंटीग्रेशन। अब आपने देखा यार, मेथड बाय मेथड ऑफ इंस्पेक्शन, बाय मेथड ऑफ इंस्पेक्शन, है ना। तो यानी कि आपको पता है कि यार यहां पे कोई भी चीज होगी उसका डिफरेंशिएशन ये होगा, उसका डेरिवेटिव क्या होगा, cos 2x होगा। अब आपने दिमाग में लगाया यार cos 2x cos 2x cos 2x, cos 2x किसका डेरिवेटिव होगा, cos 2x किसका डेरिवेटिव होगा, sin 2x का। sin 2x का डेरिवेटिव क्या होगा, cos 2x होगा। लेकिन sin 2x का cos 2x और 2x का 2 मल्टीप्लीकेशन में भी आएगा, बट हमें 2 नहीं चाहिए, हमें 2 नहीं चाहिए, तो हम क्या करेंगे, हम इसको डिवाइड में ले जाएंगे। तो डिवाइड में ले जाएंगे तो क्या होगा, डिफरेंशिएशन करते समय ये 1/2 इंटू साइन 2x का डिफरेंशिएशन यानी कि cos 2x इंटू 2x का 2, तो ये 2 से 2 कट जाएगा और आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास sin 2x/2 का डिफरेंशिएशन cos 2x आ जाएगा। यानी कि हमने अब मेथड ऑफ इंस्पेक्शन से चेक कर लिया कि भैया इसका जो एंटी डेरिवेटिव है वो क्या हो गया, इसका जो एंटी डेरिवेटिव है वो क्या हो गया, sin 2x/2 plus some constant. So this is, we have find out the antiderivative. This is, we have find out the antiderivative by the method of inspection. जांच करी हमने और हमने लिख दिया, इसको बोलते हैं मेथड ऑफ इंस्पेक्शन। और ये कभी पूछते नहीं है वो, क्यों, क्योंकि जब बच्चों को इतना सारा इंटीग्रेशन सिखा देंगे, तो बच्चा तो नाटक करेगा ना। बच्चा क्या करेगा, बच्चा फटाक से इसका इंटीग्रेशन लिख देगा और कहेगा देखो हम तो इंस्पेक्शन मेथड से लेके आए हैं। समझ रहे हो भाई, इसका इंटीग्रेशन जब बच्चे को आ जाएगा तो बच्चा तो कह देगा कि जी हम तो मेथड ऑफ इंस्पेक्शन से लेके आए हैं, लेकिन लेके वो फॉर्मूले से आया है। ठीक है, तो ये पूछते नहीं है, बट फिर भी मैंने आपको बता दिया कि कैसे हम लोग यूजिंग मेथड ऑफ इंस्पेक्शन इस चीज को कर सकते हैं। ठीक, अच्छा जी, अब इसको देखेंगे, राइट एन एंटी डेरिवेटिव फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन यूजिंग द मेथड ऑफ इंस्पेक्शन। अब देखो ये है, इसका एंटी डेरिवेटिव लाना है हमें, यूजिंग द मेथड ऑफ इंस्पेक्शन, अब देखो या तो आप सच में मेथड ऑफ इंस्पेक्शन लगाओ कि यार ऐसा क्या फंक्शन होगा, दिमाग लगाओ, ऐसा क्या फंक्शन होगा जिसका डेरिवेटिव ये हो जाए, तो मेरे में दिमाग में आता है कि यार ये तो x³ का डिफरेंशिएशन है, और ये x⁴ का डिफरेंशिएशन है। देख लो 3x³ प्लस 4x, 3x² प्लस 4x³, चेक कर लो। तो मेरे दिमाग में आ गया कि यार x³ का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 3x², x⁴ का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 4x³, नॉन फॉर्म है। तो सिंपल हम लोग क्या कह देंगे कि भैया बाय मेथड ऑफ इंस्पेक्शन हम लोग लिया है कि भाई 3x² प्लस 4x³ प्लस सम कांस्टेंट भी हो सकता है। मतलब हम लोग बोल देंगे कि भाई बेसिकली तो ये हो गया ना, सुनो, बेसिकली तो ये, अरे क्या हो गया भाई, बेसिकली तो ये हुआ ना हमारा एंटी डेरिवेटिव। भाई देखो ना, इसका डेरिवेटिव ये है तो इसका एंटी डेरिवेटिव तो ये होगा ना। तो हमसे तो एंटी डेरिवेटिव पूछ रहा है बाय मेथड ऑफ इंस्पेक्शन, तो हम लोग क्या बोलेंगे, x³ प्लस x⁴ प्लस c। तो ये बाय मेथड ऑफ इंस्पेक्शन हमने लिख दिया, ठीक है ना। जिन लोगों से मेथड ऑफ इंस्पेक्शन वाला काम नहीं हो रहा है वो क्या करना, इधर कोने में चुपके से इसको इंटीग्रेट कर देना। भाई एंटी डेरिवेटिव भी तो निकालना है, कैसे भी निकाल लो, रफ में जाके चुपके से कर दो। चुपके से क्या कर दो कि भाई देखो 3 × x² dx प्लस 4 × x³ dx, तो यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा, इट इज़ 3x³ प्लस 4x⁴/4 प्लस c, 3 से 3 गए, 4 से 4 गया, x³ प्लस x⁴ प्लस c। ये इधर चुपके से निकाल लेना और कह देना, ड्रामा कर देना इधर आके कि देखो जी इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे तो यही आएगा। तो इसका मतलब इसका एंटी डेरिवेटिव क्या है, ये है ना। देखो ना, इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन ये है और एंटी डिफरेंशिएशन, इसका एंटी डिफरेंशिएशन ये है, एंटी डेरिवेटिव।
ठीक है, क्लियर है? ओके, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। ठीक है, तो ये तो हमने ऐसे इधर से रफ साइड में चुपके से कर दिया और वहां पे जाके लिख दिया। चलो जी, तो मेथड ऑफ इंस्पेक्शन में एक और क्वेश्चन रह गया है, कर देते हैं इसको। क्या कि भाई 1/x का एंटी डेरिवेटिव पूछ रहे हैं आपसे। वन अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन तो जानते हो आप, log मॉडुलस x प्लस सी, है ना? तो आपसे क्या पूछ रहा है? एंटी डेरिवेटिव पूछ रहा है ना, बाय मेथड ऑफ इंस्पेक्शन। तो आप क्या करोगे? आप क्या करोगे? आप कहोगे कि भैया देखो, हमें पता है कि log मॉडुलस x जो है उसका जो डिफरेंशिएशन है ना, फॉर x नॉट इक्वल टू 0 क्या होता है? इट गिव्स अस 1/x, इट गिव्स अस 1/x। सो 1/x का एंटी डेरिवेटिव कितना होगा? log मॉडुलस x प्लस सी, है ना? तो ये हमने बाय मेथड ऑफ इंस्पेक्शन निकाला है, भले ही हमें पता था बट बाय मेथड ऑफ इंस्पेक्शन, इसलिए ये पूछा नहीं जाता। बच्चे लेकिन लिखते रहते हैं सर मेथड ऑफ इंस्पेक्शन नहीं कराया, मेथड ऑफ इंस्पेक्शन नहीं कराया, कुछ नहीं है, बकवास है। चलो जी, तो हमने कर ली है भैया एक्सरसाइज 7.1 का इंट्रोडक्शन कंप्लीट। अब मिलेंगे एक्सरसाइज 7.1 के क्वेश्चंस में। टिल देन स्टूडेंट्स, गुड बाय, लव यू ऑल।